तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 दिगंत भाग 2 हिंदी का बुक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसमें कुल कितने चैप्टर हैं और आज हम लोग कौन से चैप्टर के विषय में क्या पढ़ेंगे। तो इसमें कुल 26 चैप्टर्स हैं। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो देख सकते हैं, ये हिंदी का पाठ्य पुस्तक है। इसमें कि ये रहे आपके चैप्टर्स। ये पूरे के पूरे 26 चैप्टर्स हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग काव्य खंड का ये चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि कड़बक है और ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम कड़बक को ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा जो कड़बक चैप्टर है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, ये ओपन हो चुका है। और इसमें हमें सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ना है। उसके बाद हमें इनके द्वारा लिखी गई कविताएं पढ़नी है, जो कि पद्य के रूप में दी गई हैं। तो हम बुक से भी पढ़ाएंगे और नोट्स से भी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 15वीं सदी में। क्योंकि इनका जन्म 15वीं सदी में हुआ था, लेकिन फिक्स किसी को इनके जन्म का डेट नहीं पता है, तो इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि 1492 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 1548 ईस्वी के आसपास अनुमानतः हुआ था। इनका निवास स्थान जायस में है, जो कि कब्र अमेठी और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिता मलिक शेख ममरेज थे, जिसे मलिक राजे अशरफ भी कहते हैं। इनके गुरु थे सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ये दोनों इनके गुरु थे, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ये परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, तो ये VVI है। वृत्ति आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी और बाद में शेष जीवन फकीरी में। बचपन में ही अनाथ साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। मतलब इनके माता और पिता कोई नहीं था, ये अनाथ थे। तो ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, वो बचपन में जायस में ही रह करके किसानी करते थे और उसके बाद शेष जीवन उन्होंने अपना फ़कीरी में बिताया। साधुओं फ़कीरों के साथ भटकते हुए इनका जीवन बीता। व्यक्तित्व कैसा था? तो इनके चेहरे पर चेचक का दाग था और बाईं आँख और कान से वंचित थी। एक तरह से बोल सकते हैं कि ये रूपहीन और एक कान से न तो इनको सुनाई देता था और एक आँख से भी इनको कुछ दिखाई नहीं देता था। ये मृदुभाषी थे, मतलब मीठा बोलते थे, मनस्वी और स्वभावतः संत थे। कृतियाँ, इनकी कुछ कृतियाँ हैं: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मेहरी बाईसी, मसला या मसलनामा, खंडित प्रति प्राप्त। इसके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियाँ भी उल्लेख में आती हैं। तो ये जो बुक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम नोट्स से आपको अच्छे से नोट्स से दिखाते हैं इनका जीवन कैसे बीता और इनका जीवन परिचय में कितना जानना है और कितना परीक्षा में आ सकता है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये रहा नोट्स और
इसमें बहुत ही वीवीआई टॉपिक्स को लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले तो कड़बक क्या है, तो कड़बक की विद्या जो है वो कविता है। इसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और ये तो सबको पता है कि बिहार बोर्ड अक्सर करके कवि लेखक का नाम ज़रूर पूछता है, तो ये याद रखना तो बहुत ज़रूरी है। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका नाम मलिक मोहम्मद था, लेकिन जायसी इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जायस, अभी हमने बताया था कि ये जायस के रहने वाले थे, तो इनके निवास स्थान के नाम पर ही इन्होंने अपना नाम जायसी रखा था। ये एक फ़कीर थे और ये सूफ़ी कवि हैं। इनके काव्य की भाषा अवधी है। काव्य की रस श्रृंगार रस है। इनका जन्म 1492 में अनुमानतः है 15वीं सदी में। इनका निधन 1548 ईस्वी में हुआ था। निवास स्थान इनका जायस था, इसी को हम लोग अमेठी, और ये उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। इनके गुरु शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर हैं। और ये जितना ये पूरा जो टॉपिक है ये परीक्षा में पूछ चुका है, तो ये बहुत ही वीवीआई है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए कि ये वाला तो याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके गुरु का नाम जो शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर है, ये बहुत ही वीवीआई है। अब इनका व्यक्तित्व कैसा था? तो चेचक के कारण ये रूपहीन और बाईं आँख और कान से वंचित थे। इनकी कृतियाँ कुछ हैं जिनमें कि वीवीआई कृतियाँ ही लिखी गई हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये पद्मावत है। ये पद्मावत उन्हीं की कृति है और ये सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है बिहार बोर्ड। तो इनकी कृतियाँ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मेहरी बाईसी, मसला या मसलनामा, ये भी वीवीआई है। ये वाला चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियाँ भी उल्लेख में हैं। और यह कविता जायसी के महाकाव्य पद्मावत से संकलित किया गया है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि कड़बक कविता कहाँ से संकलित किया गया है, तो ये पद्मावत से संकलित है। उसके बाद ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये प्रेम मार्गी शाखा प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की कवि हैं। प्रेम मार्गी शाखा जो प्रेम के मार्ग पर चलते हैं उन्हें प्रेम मार्गी बोला जाता है। तो ये प्रेम मार्गी शाखा की कवि हैं और इनको प्रेम के पीर कवि भी कहा जाता है। मतलब प्रेम के पीर मतलब प्रेम में दर्द को सहने वाला, प्रेम का पीर कवि इनको कहा जाता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि प्रेम का पीर कवि मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। कुछ और भी वीवीआई जो चैप्टर में कुछ ऐसे भी वीवीआई टॉपिक्स हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम देख लेते। तो ये देखिए, लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर छंदोबद्ध कथा काव्य लिखने की परिपाटी प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में हो रही थी। संभव है वह संस्कृत में भी हो रही हो। यह परिपाटी साधारण जनजीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में भी आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में अव्याहत चलती चली आई। इसे हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। चौपाई, दोहा आदि की कड़बक शैली में निबंध ये काव्य प्रायः अवधि में मिलते हैं। किसानों और कारीगरों की भाषा अवधि में ब्रज की गीतमयता और कोमलता की तुलना में कथा वृंतों को विवरण और विस्तार में सहेज सकने की क्षमता थी। इस्लाम और उसके साथ तशय्युक सूफी मत के आगमन के बाद इसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में अनेक मुसलमान कवि हुए, जिन्होंने पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्रायों से संबलित कर काव्य के रूप में मुल्ला दाऊद से लेकर जान कवि
और उससे भी आगे तक यह परंपरा अवैध रूप से चलती रही। मलिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा की अन्यतम कड़ी हैं। जायसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित है। इनके काव्य कहाँ से संपादित होते हैं? जायसी ग्रंथावली से। जायसी की उज्ज्वल अमर कृति का आधार है उसका महान कथा काव्य पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ नरेश, रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। तो ये जो पद्मावत है ये एक प्रकार का कथा काव्य है जो कि बहुत इसमें चित्तौड़ नरेश, रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है। इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के इस कहानी से जुड़ जाने से। अंशतः ऐतिहासिक आधार वाली इस कहानी का विकास जनश्रुतियों एवं आगे स्वयं कवि की सृजनात्मक कल्पना द्वारा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। ये हमने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये वाला लाइन वीवीआई है। मार्मिक अंतर व्यवस्था से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक, गूढ़ आशयों वाला और महिमामय है। यह प्रेम अनुभूतिमय, रासायनिक एवं इस अर्थ में क्रांतिकारी है कि यह विभिन्न पात्रों को अमिट चरित्रों के रूप में निखारते हुए उन्हें एक दिशा देकर परिणतियों तक पहुंचा देता है। पद्मावत के आख्यान में सजीव कहानी का मर्मस्पर्शी वेदनामय रस है और चरित्रों, उनके सुलगते दहकते मनोभावों के दुर्निवार प्रभाव हैं जो पाठकों, श्रोताओं को अपने लपेटे में ले लेते हैं। इस प्रेमाख्यानक काव्य द्वारा विद्वेष और कलह के उस यंत्रणमय कठिन समय में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सद्भाव और साझेदारी की एक ऐसी जमीन जायसी ने तैयार की है जो हमारी बहुमूल्य विरासत का हिस्सा है। जायसी की इस प्रेम कहानी में प्राणों का प्राणों से, हृदय का हृदय से, मर्म का मर्म से और जीवन विवेक का जीवन विवेक से ऐसा मानवीय मेल है जो उनके काव्य को बहुत ऊंचा उठा देता है और उनमें व्यापकता और गहराई एक साथ ला देता है। खांड जैसी मीठी और खालिश अवधि में लिखे गए इस काव्य में कवि की विशाल हृदयता, मार्मिक अंतर्दृष्टि है और लोक जीवन के विस्तृत ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ प्रस्तुत दो कड़वक अलग अलग संकलित है। ये वाला जो है यहाँ से जितना यहाँ तक लाइन है, ये लाइन और यहाँ से लेकर के ये लाइन, ये सारांश के रूप में भी लिखा जाता है। तो यहाँ प्रस्तुत दो कड़वक अलग अलग संकलित हैं जो पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से हैं, किंतु कवि और काव्य की विशेषता नियमित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना करते हैं। प्रारंभिक स्तुति खंड के लिए प्रथम कड़वक में कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आँख के अंधेपन को प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा महिमान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। इन गुणों के कारण ही पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना हो सकती है। मतलब जो प्रथम प्रारंभिक जो कड़वक है उसमें इन्होंने विनम्र स्वाभिमानता के साथ अपने रूपहीनता और अपने एक आँख के अंधेपन को वर्णित किया है और अपने गुणों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। और इस प्रथम जो कड़वक है इसमें उनका कहना है कि जो हमारा गुण ही, मनुष्य का गुण ही उसके लिए उसके जीवन का आधार होता है और इन्हीं गुणों के कारण पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना हो सकी है। अंत के उपसंहार खंड से लिए गए द्वितीय कड़वक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की ले लगाकर जोड़ा है। ये देखिए, ये वाला जो है ना, रक्त की ले लगाकर जोड़ा, ये बहुत बार पूछा गया है। जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई है। अब न वह राजा रत्नसेन है, न वह रूपवती रानी पद्मावती है, न वह बुद्धिमान सुआ है और न वह राघव चैतन्य अलाउद्दीन है। इनमें से आज कोई नहीं रहा, किंतु उनका यश के रूप में कहानी रह गई। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है परंतु उसकी खुशबू रह जाती है।
कवि यह कहना चाहते हैं कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वह उसे 2 शब्दों में स्मरण करेगा। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। अब ये यहाँ से लेकर ये जितना लिखा गया है ना, ये सब जो इनका कड़वक है उसी का अर्थ लिखा गया है। तो वो जब हम लोग इस चैप्टर का कड़वक का जो हम लोग अर्थ पढ़ेंगे दोनों कड़वक का, तो उसमें हम ये वाला जितना लिखा गया है ना ये सब उसी में है, तो ये वाला उसमें पढ़ने को हमें मिलेगा। तो आज के क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं और कल हम लोग कड़वक का जो अर्थ है उसको पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये वाला जो है ये इनका जीवन परिचय, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड का जो परीक्षा है उसमें अधिकांशतः यहीं से प्रश्न आते हैं। तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ बहुत ही वीवीआई टॉपिक्स हैं और नोट्स में मैंने जो दिखाया उसमें भी बहुत सारे वीवीआई टॉपिक्स थे, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। हो सके तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास या फिर जो भी 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है ये हिंदी चैप्टर, उन्हें सेंड कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।